जी, इब्तिदा है रब जलील के बाबरकत नाम से, और उम्मीद है इख्तिताम भी इसी बाबरकत नाम से। उम्मीद बड़ी है कि ये 116 पार्ट ई आज का भी आखिरी पार्ट हो और अगले हफ्ते ज़रूरत ना ही पड़े और आपको सिर्फ दुआएं आएँ। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हम इंशाल्लाह फिर एक आधी रिकॉर्डिंग कर लेंगे। अच्छा जी, ये सवाल हम कर रहे थे, इस सवाल को ज़रा मुकम्मल कर लें, कोई बच्चा कैलकुलेशन करवा दे। तो क्या था जी पीबीटी सवाल के अंदर? लेसर्स अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना है जी? 3 मिलियन है, देख के बता दो। तो टैक्सेबल प्रॉफिट क्या आ गया? 3647। और टैक्स रेट हमारे पास आ रहा है जी सवाल के अंदर 35%। ठीक है, तो ओके जी, तो इसको टैक्स को निकालें। 35% के हिसाब से कितना आता है? 12। इसकी एंट्री होगी CTE डेबिट, CTP क्रेडिट। उसके बाद रह गया हमारा दोस्त DTL/A वाला लेजर। तो वर्किंग नंबर इधर भी 2 उधर भी 2, ये वर्किंग 3 हो गई, तो अब वर्किंग 4। तो हमारे पास एंड पर डिडक्टेबल ही हैं दोनों, तो ये 647 का डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस आ रहा है। टैक्स रेट सवाल के अंदर 35% है। तो बताइए क्या आंसर आता है जी? 226 का डेफर टैक्स एसेट है। ब्रॉड डाउन में कोई एसेट नहीं था, कैरी डाउन के अंदर 226 है, तो बैलेंसिंग DTE आ गया 224। इसकी एंट्री DTL/A का अकाउंट डेबिट, DTE क्रेडिट। ठीक है जी। अच्छा जी, अब एक आखिरी चीज़ रह गई है, वो है लो वैल्यू एसेट और टैक्स को मिक्स करना। छोड़ दो भाई, छोड़ दो, आप उसको छोड़ दो, आ जाओ आगे कैलकुलेशन करो, तो फ्री हो गए हो, जल्दी आओ। अच्छा जी, लो वैल्यू एसेट है, मुइन लिमिटेड ऑब्टेन्ड अ लीज ऑन लीज अ लैपटॉप। लो वैल्यू एसेट है, शॉर्ट टर्म नहीं है, लीज टर्म 3 साल है, इंस्टॉलमेंट 3000 की है एनुअल रिडक्शन के साथ, और लेसी प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4000, टैक्स रेट 35%। अब यहाँ पे भी तो वर्किंग वैसी होनी है, डेट और रेंटल या इंस्टॉलमेंट। तो किस दिन लीज स्टार्ट हो रही है जी? 1 जुलाई 2003। पहला रेंटल कितना है जी? 3000 एरियर में, अगला 3000 का 95% और उससे अगला 3000 का फिर 95%। तो ये 30 जून है, 30 जून 2004, 30 जून 2005 और 30 जून 2006 जी। 2850 और 2708 टोटल करें 8558। लेकिन ये रेंट एक्सपेंस निकालना है हमने, रेंट एक्सपेंस पर ईयर। तो 8558 डिवाइडेड बाय 3 करें तो 2853। अब ये गया रिकॉर्ड हुआ, मतलब गया और एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ, ऐसे करते थे। ठीक है। अच्छा, अब साथ ही एक और वर्किंग भी ओपन कर लो बैलेंस शीट के अंदर जो जाना है, और वो है रेंट पेएबल फॉर बोथ रेंट प्रीपेड एंड पेएबल। वी हैव यूज द वर्ड रेंट पेएबल। ये वर्किंग 2 हो गई। छोटी सी वर्किंग किया करो, रेंट एक्सपेंस की एंट्री करते थे आप, एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट, एक्सपेंस का लेजर डेबिट और पेएबल क्रेडिट, यानी एक्सपेंस इस तरफ आ गया
2853 और जो पेमेंट करते थे उसकी एंट्री होती थी पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट। तो कैश इस तरफ आ गया, कैश तो 3000 था। अब कैरी डाउन हमारे पास आज एसेट आ रहा है कितना, 147। अब बड़े मज़े का सिनेरियो है। वर्किंग 3 मैंने की, करंट टैक्स की, तो करंट टैक्स के अंदर तो आपने कहा जी पीबीटी कितना है, पीबीटी सवाल में गिवन है कितना है जी पीबीटी, 4000। अब खामोश है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता ही है टैक्स वाले ये बातें नहीं मानते, ठीक है। उन्होंने तो कहना है कि जो कैश आपने पे किया वो आपको अलाउड है एज आ डिडक्शन। तो हमने ऐड बैक करना है इंटरेस्ट एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस को। कितना है जी रेंट एक्सपेंस जो हमने रिकॉर्ड किया है, 2853 और लेस उन्होंने हमसे करवाना है जी क्या, रेंट पेड। पेड कितना है, 3000, ठीक है जी। उसके बाद अगली बात, पे 356 को मिटाते हुए हमने अगली बात करनी है। अगली बात क्या है, अगली बात मैं आपको कह रहा हूँ जी वर्किंग 4 कर दें, डेफर टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसिड एज ऑन 30 जून 2004। हाँ जी, अब कैरिंग अमाउंट है, टैक्स बेस है, डिफरेंस है और टैक्स है, ठीक है। सबसे पहला मेरा सवाल, हमारी किताबों में कितने पर एसिड नज़र आ रहा है, लो वैल्यू एसिड को रिकग्निशन एग्जेम्पशन के साथ किया है, तभी तो हम गया खर्च हुआ, गया खर्च हुआ और एसिड है नहीं इसलिए डेप्रिशिएट हुआ ही नहीं, ठीक है। तो हमारी तो कैरिंग अमाउंट लैपटॉप के हिसाब में ज़ीरो है। टैक्स वाले भी यही कह रहे हैं कि भाई आपका तो है ही नहीं, वो तो जिसका है जिसके नाम पे है, लेसर के नाम, ये लेसी का सवाल आ गया। तो ये तो लैपटॉप तो किताबों में आया ही नहीं। हाँ, हमारी किताबों में एक प्रीपेड रेंट नज़र आ रहा है, तो प्रीपेड रेंट 147 है, टैक्स बेस इसकी क्या है, 0। तो यहाँ से फिर आपके पास क्या आ गया, 147 का टीटीडी, ठीक है। तो अब इधर देख लो, यहाँ पे आप क्या करोगे, टैक्सेबल प्रॉफिट निकालोगे, निकाल लोगे, टैक्स रेट निकल आएगा, यहाँ पे टैक्स निकलेगा, DTL/A का लेजर बनाओगे और ये सवाल भी ख़त्म। देख लो तसल्ली से इसको। तो ये 3 सवाल हो गए, चौथा आपने कर लेना। ये तीनों चीज़ें, ये तीनों सवाल इनफैक्ट हमारे से रहे हुए थे, हमने अभी तक कोई सवाल ऐसा नहीं किया था। तो अब आप जा रहे थे तो शुक्र है याद आ गया, बाद में आता तो क्या होता, ठीक है, पार्ट होता फिर कोई पार्ट आगे आ जाता। अच्छा जी, अच्छा जी, अब एक सवाल हमने छोड़ा हुआ था, अगर आपको याद हो तो वो सवाल बड़ा स्पेशल केस था इसलिए छोड़ा हुआ था। सबसे पहले तो मैं वो स्पेशल केस पे आपको लेके जाता हूँ। हमने इंटरेस्ट डिस्काउंट रेट की एक डिस्कशन पढ़ी थी, और डिस्कशन क्या थी जी कि आपका लेसी जो है वो, पहली बात हमने यूँ की थी, लेसर इम्प्लिसिट रेट निकालता है, ठीक है। अगर ना पता हो तो इसी के फार्मूला से निकलता था, याद है, लेसर का फार्मूला फेयर वैल्यू ऑफ एसेट प्लस IDC ऑफ लेसर इज इक्वल टू, ये नेट इन्वेस्टमेंट का PV ऑफ LP प्लस PV ऑफ UGRV, याद आया कुछ। अब इसमें रेट मिसिंग होता था तो हम इस फार्मूला से निकालते थे, रेंटल मिसिंग होता था तो इस फार्मूला में इम्प्लिसिट रेट डाल के रेंटल भी निकाल लेते थे, ठीक है। बहरहाल लेसर इम्प्लिसिट रेट यूज़ करता है, लेसी भी लेसर वाला इम्प्लिसिट रेट यूज़ करता है, लेकिन अगर इसको पता ना हो तो ये अपना इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट यूज़ करता है। लेकिन जो डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर है वो हायर ऑफ इम्प्लिसिट रेट या मार्केट रेट यूज़ करता है, इसमें कोई मसला। अब जो एक एक्सेप्शन थी जो रही हुई थी वो क्या थी, सारा कुछ वैसे ही है, रेट अगर मिसिंग है तो लेसर वाला फार्मूला यूज़ होगा, उसमें इम्प्लिसिट रेट या रेंटल मिसिंग है इम्प्लिसिट रेट यूज़ करके निकालेंगे, फिर मैन्युफैक्चरर डीलर है तो मार्केट रेट और इम्प्लिसिट में से जो हायर होगा वो लेगा, एवरीथिंग बिल्कुल वैसे ही चलनी है। एक्सेप्शन सिर्फ ये है कि अगर ये वाला सवाल हो तो सेल भी तो बुक करते थे, मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर में याद है सेल बुक करते थे, पहली एंट्री के अंदर कॉस्ट ऑफ ये लीज रिसीवेबल डेबिट, सेल क्रेडिट,
कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। तो जो सेल क्रेडिट करते होते थे, सेल जो रिकॉर्ड करते थे, आपको याद होगा कि वो हम रिकॉर्ड करते थे लोअर ऑफ, याद आ रही हैं बातें इंशाल्लाह सारी, लोअर ऑफ पीवी ऑफ एलपी और फेयर वैल्यू। अब आज तक एक मसला सामने नहीं आया था, इस वजह से हमेशा काम चुप करके निकलता गया। आज पूरी कहानी कर रहा हूं कि जो सेल बुक करते थे ना, सेल बुक, वो हम करते थे जी, सेल को बुक करते थे, हम कहते थे लोअर ऑफ सेल, सेल बुक्ड एट लोअर ऑफ, ये तो हमें याद है, एट लोअर ऑफ क्या होता था जी, फेयर वैल्यू और पीवी ऑफ एलपी। लेकिन एक बात जो नहीं बताई थी आज तक, वो क्या थी, ये जो पीवी ऑफ एलपी निकालनी है, ये निकालनी है यूजिंग मार्केट रेट। ये क्या करना है जी, ये निकालनी है यूजिंग मार्केट रेट। ये एक बात छुपी हुई थी अभी, ये इस वजह से छुपी हुई थी क्योंकि जितने भी सवाल हमने देखे थे उनमें इत्तेफाक से हमारा सारा सवाल मार्केट रेट ही हायर होता था, उससे चल रहा होता था। तो पीवी ऑफ एलपी भी मार्केट रेट वाली ही निकली होती थी हमारी वर्किंग में, वही उठाकर हम लिख लेते थे, इसकी कभी ज़रूरत नहीं थी पड़ी। ये एक एक्सेप्शनल केस था, तो इसको हमने एंड पर रखा हुआ था। इसकी पिक्चर सबसे पहले लें, फिर हम चलते हैं अपने सवाल पे। अब मैं बोर्ड पे नहीं जा रही, बैठ के करूँगा दोनों सवाल, आप वाला भी और ये वाला भी, ठीक है। लेकिन अगर जगह ना मिली मुझे इस सवाल के साथ तो फिर शायद इधर ही आ जाए। अब मेरा पेज नंबर क्या कहते हैं, जल्दी जल्दी कर दें, छुट्टी दे दें, तुम्हें छुट्टी है, जाओ जी। पास पेपर 15 का पार्ट 2 ज़रा तशरीफ़ की टोकरियाँ ले आएँ, मुझे पेज नंबर बता दें। वो ब्लैक हुआ है, मेरी नोटबुक में मुझे याद है। आगे पास पेपर्स, यहाँ ब्लैक नज़र, ये देखो ब्लैक दूर से ही नज़र आ जाएगा, ये तो जगह तो बन ही जाएगी, ये सारी जगह ही पड़ी है। लें जी, सगाही ऑटो is a dealer of specialized vehicles. SCL acquires each unit of Alpha from manufacturer at cost of 26, हर एक 26 में मिलता है, और सेल करता है उनको 30 का। एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ है इसकी 5 साल। कुछ लोग कैश में लेते हैं, कुछ लोग किस्तों में। 2. On 1st April 2020, SCL leased Alpha to Yasir for non-cancelable period of 3 years. The rate of interest implicit in the lease is 18%. Annual installment of 10 million is to be paid in advance. At the end of lease term, Yasir has option to purchase Alpha for 7.14 million. It is even certain that Yasir will exercise this option. लो जी, अब पूरे इस सवाल के अंदर आपको कहीं पर रेंटल नज़र नहीं आया, सवाल में रेंटल मिसिंग है, ठीक है। दूसरी बात, सब के लिए क्या था, डायरेक्ट कॉस्ट 1 मिलियन की हर अबव अरेंजमेंट के लिए आती है, और मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 15%। तो ये आपका सवाल ख़त्म, ठीक है। जवाब शुरू करने से पहले सबसे पहला काम वर्किंग ज़ीरो होगी। वर्किंग ज़ीरो याद है क्या होती थी, मिसिंग रेंटल्स, कुछ नहीं, सब याद आएगा जब रिवीजन करने बैठोगे इंशाअल्लाह जी। देख लो तसल्ली से देख लो। मुझे तो रेंटल नज़र नहीं आ रहा इसमें, मुझे नहीं नज़र आया, अगर है तो चलो जान छूट जाएगी यार। कहाँ लिखा हुआ है, एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ, अच्छा ठीक है लिखा हुआ है, गुड। चलो फिर शुरू कर दें। फिर एनुअल इंस्टॉलमेंट, रेंटल मिसिंग नहीं है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट तो देना है, वो यहीं पर ही देकर ही जाता हूँ, ठीक है। अगर रेंटल मिसिंग होता तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट प्लस आईडीसी ऑफ लेसर इज इक्वल टू पीवी ऑफ एलपी प्लस पीवी ऑफ यूजीआरवी। लेकिन पीवी ऑफ एलपी के अंदर आपको पता है सारी चीज़ें ही होती हैं, ये लाल होता था, आपको पता ना, ये पीवी ऑफ यूजीआरवी लाल होता था। अच्छा चलो अपनी वर्किंग वन करते हैं, फिर देखते हैं।
ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता था लीज पेमेंट और यूजीआरवी, यूं लिखा करते थे हम लीज पेमेंट को, ज़्यादा ही लंबा हो गया, लीज पेमेंट प्लस यूजीआर, ठीक है। अच्छा, अब अगर रेंटल मिसिंग होगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, जो ऊपर लिखा हुआ है, और रेट कौन सा यूज होगा, रेट कौन सा यूज होगा, इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट, ये लेसर का फॉर्मूला, इम्प्लिसिट रेट यूज होगा। नहीं याद तो ये भी दिखाता हूं, ये मिसिंग रेंटल हो, मिसिंग कोई भी फिगर हो, तो लेसर वाला फॉर्मूला और उसमें गोली डालते थे इम्प्लिसिट रेट की। और फिर अगली बात है, लेसी है तो उसी को यूज़ कर लेता है, सिंपल लेसर को वही यूज़ कर लेता है, लेकिन मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर भी यूज़ वो कर सकता है हायर या मार्केट रेट में से या इसमें से। लेकिन लेसर मैन्युफैक्चरर डीलर हो तो उसके अंदर हम आईडीसी को क्या लिया करते थे, 0। यानी अगर इस सवाल के अंदर हमें यूज़ करना पड़ता इसको लेते तो किस पर लेते, यहाँ पर फिर आईडीसी क्या लेते, 0। मैन्युफैक्चरर डीलर है, डीलर है। चलो अब इधर देखो, नहीं ज़रूरत पड़ी अभी, लेकिन कुछ याद कर रहे हैं। नेट इन्वेस्टमेंट में पीवी ऑफ एलपी और पीवी ऑफ यूजीआरवी, ठीक है। अच्छा जी, अब नहीं, अच्छा लो जी, अब नेट इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं जी। नेट इन्वेस्टमेंट निकलेगी 10 का रेंट है, आप कह रहे हैं ना होता तो ऊपर से निकाल लेते, और यूज़ कौन सा फॉर्मूला करते, ये मैं जान के इसलिए ये बात करके चल रहा हूँ कि आगे मसला जो आना है वो पहली बार आ रहा है। खैर चले, तो 10 इंटू कितने कराए हैं, मैं ही देख लेता हूँ, आप तो वॉल्यूम 2 निकालेंगे नहीं किताब से, वॉल्यूम 1 सॉरी। तो नॉन क्या तो निकाल भाई, पीछे से उठकर आए हो, पीछे पड़ा पीछे पड़ा पीछे पड़ा, तुम पीछे पड़े हुए हो मेरे, ठीक है। इंटू 3 प्लस क्या है जी, पीओ है। आज पीओ है मतलब परचेज ऑप्शन है, जिसको वो कह रहा एक्सरसाइज करेगा, तो डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस परचेज ऑप्शन, ठीक है। जब परचेज ऑप्शन आ जाए तो अगली बात तो फिर रह ही नहीं जाती। यूजीआरवी तो 0 है, लेकिन परचेज ऑप्शन कितना है, परचेज ऑप्शन 7.14, ठीक है। तो ये हमारे पास जनाब नेट इन्वेस्ट, ओहो ये तो पीवी आनी है, तो ऊपर लिखा नहीं मैंने, 1 मिनट 1 मिनट प्लीज़ यार, ये बहुत दूर ले गए, इसको करीब ही ले आए, ठीक है, ताकि यहीं पर जगह मिल जाए। याद आ गया बस आपको, ठीक है। अच्छा जी, अब आजा यार, वो सही कर गया भाई। अच्छा जी, लीज पेमेंट्स थी ये, लीज पेमेंट्स में लिख लें, ज़रा आसानी हो जाती है आपको डिस्काउंटिंग करने में, लीज पेमेंट्स लिखी हुई हों तो। वैसे तो हम अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल भी बना लिया करते थे, खैर अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल भी आज यहीं पे बनना है, मजबूरी है, इसलिए इसको मिटा देते हैं। अच्छा जी, अब लीज पेमेंट है 10 इंटू 3 जमा 7.14 जमा 0, ठीक है। अब यूजीआरवी जो है ये आपकी 0 हो रही है, थोड़ा सा इसको दूर ले आते हैं ताकि डिस्काउंटिंग वगैरह हम कर सकें। अच्छा, अब जी ये जो 10 के किराए हैं 3, एडवांस में है या एरियर में है, एडवांस में है या एरियर में है, एडवांस में है। सवाल तो देखना नहीं है हमने, मैं ही सामने रख देता हूँ। एडवांस में है तो पहला किराया नहीं डिस्काउंट होगा, बाकी 2 किराए डिस्काउंट हो जाएंगे, लेकिन ये सारा जो है ये माल है पर लाल है, ठीक है जी। ये हो नहीं रहा, ये बहुत स्लो हो गया इस टाइम, इसने भी कहा मेरी भी बस है इस वक्त, ठीक है, तो हो ही गया आखिरकार। जो स्पीड पे ये चल रहा है ना, 1 घंटे में सवाल होना है। अच्छा जी, अब नेट इन्वेस्टमेंट निकाल लें, तो 10 छोड़ दिया पहला, दूसरे 10 को 1 माइनस, अब लेसर है डीलर मैन्युफैक्चरर तो क्या करेगा, ये रेट यूज़ करेगा, रेट यूज़ करेगा हायर ऑफ मार्केट रेट, या तो मार्केट रेट क्या है 15 और इम्प्लिसिट कितना है 18, तो जैसे यहाँ पर यूज़ करना है इम्प्लिसिट, यहाँ पर भी कौन सा यूज़ करेगा, अब हायर कौन सा 18, ठीक है। तो 1 माइनस 1.18 को मसला कितने कराए हैं 2 डिवाइडेड बाय 0.18, ठीक है जी, और
बाकी रह गया 7.14, इसको शरीफ को वैसे ही कर लो 1.18 माइनस कितने साल पीछे बुलाओगे 3 प्लस आगे तो कुछ था नहीं, ठीक है। तो क्या आ गई जी, पीवी ऑफ एलपी अलग से बताओ 30 और पीवी ऑफ यूजीआरवी 0। तो टोटल यहाँ पर कर देते हैं जी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का टोटल कितना था और नेट इन्वेस्टमेंट का टोटल कितना आ गया बता दो। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का टोटल कितना है और नेट इन्वेस्टमेंट का अच्छा 37 और नेट इन्वेस्टमेंट 30, ठीक हो गया। अब अगला काम क्या करना है, अगला काम क्या करना है बोलो, अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाना है। मुझे पता है वर्किंग इस तरफ आ गई है, बोर्ड के इस तरफ होती थी, लेकिन चलो माफ़ी दे दो आप, ठीक है। तो वर्किंग नंबर 2 हम करते थे डेट इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल, तो ये स्केड्यूल बनाते हैं डेट इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल इंटरेस्ट और बैलेंस। सवाल है लेसर का, डीलर मैन्युफैक्चरर का, तो उसने हायर रेट यूज़ करना है हर जगह पे, हर जगह पे। लेकिन रूल नहीं भूलना, अगर रेंटल मिसिंग होता तो इस फॉर्मूला में कौन सा यूज़ करते, इम्प्लिसिट। अच्छा, उसके बाद जब ये रेंटल निकल आता तो फिर अलग से इसने चेक करना होता था कि कौन सा रेट हायर है, इम्प्लिसिट या मार्केट। जो हायर होता उसी से एनआई निकाला और उसी से ही फिर स्केड्यूल बनाया। तो यकम डेट बताना पसंद करेंगे, 1 अप्रैल था 2020, 1/4/2020। तो स्टार्टिंग पॉइंट है नेट इन्वेस्टमेंट 30, फिर एडवांस कराया है, पहला कराया कितना 10, सारा प्रिंसिपल कख भी नहीं इंटरेस्ट 20, उसके बाद 1/4/21 10 कराया, इंटरेस्ट कितना 3.6, तो बकाया 6.4 और बैलेंस आ गया 13.6। अभी तक कोई मसला आया हो तो बताओ। हमने क्या किया जी, हमने अपने असूल को पक्का किया है कि अगर मिसिंग फिगर होगी तो लेसर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और इम्प्लिसिट रेट यूज़ करेंगे। फिर जब ये निकल आएगा तो फिर अगले से पूछेंगे तुम कौन हो, अगर तुम लेसी हो तो बताओ तुम्हें ये इम्प्लिसिट रेट पता है, पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो अपना इंक्रीमेंटल बोरिंग यूज़ करो। तुम कौन हो, लेसर, तुम्हें तो पता ही होगा, तुम भी इम्प्लिसिट यूज़ करो। और अगर तुम डीलर मैन्युफैक्चरर हो तो अब रेंटल निकल आया, अब तुम देखो इम्प्लिसिट हायर है या मार्केट। तो हमारे सवाल में कौन सा हायर चल रहा है, इम्प्लिसिट। ये इससे पहले कभी नहीं हुआ था, जितने सवाल उठाकर देख लो ये एक नई चीज थी, ठीक है, जिसके से छोटी सी एक्सेप्शन पड़ती थी। बहरहाल सवाल में याद आ जाए तो आ जाए, ना आए तो अब बंदा क्या कर सकता है। अब 1/4/2020 पर एंट्री पास करेगा, ये डीलर मैन्युफैक्चरर है, डीलर लेसर है, और डीलर लेसर की कौन सी लीज है ये देखना पड़ेगा। अभी तो देखा ही नहीं कहता है 1 अप्रैल पे एसएल, वो तो कह रहा है कि ले ही लेगा एसेट। तो ये तो पहला ही सवाल का जवाब आ गया, एसेट पैसे देकर लेसी के हवाले कर दिया जाएगा। नहीं, पीओ कहाँ से आता है, ओनरशिप विल ट्रांसफर में ही आता है। तुम्हें समझ आ रही है वसीम, ऐसे करके बैठे हो, एंड हो गई है। वह हमारा भी एंड ही है, ठीक है इंशाल्लाह, बस आधा पौना घंटा मुझे दे दो। ये सवाल के बाद में भाई का सवाल रहता है और तो कुछ नहीं, मैंने कहा था मगरिब तक, ओके, थोड़ी हिम्मत करो। अच्छा, अब 1 अप्रैल नहीं समझ आ रही है डीलर में ये कौन सी लीज है, फाइनेंस है, ऑपरेटिंग है, नहीं समझ आ रही। पहला सवाल, क्या मुफ्त में ओनरशिप लेसी को ट्रांसफर हो रही है, नहीं। क्या पैसे देकर हो रही है, यस यस। उसके पास ऑप्शन था 7.14 मिलियन का, उसने कहा मैं एक्सेप्ट करूंगा, हमने ले भी लिया उसको पीओ को, ठीक है। तो फिर ये तो फाइनेंस लीज है, तो फाइनेंस लीज की एंट्री होती थी लीज रिसीवेबल डेबिट, फिर कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, फिर सेल क्रेडिट और फिर इन्वेंट्री क्रेडिट। अब याद करो, लिखा करते थे हम, इसको लेंगे हम एनआई पे, ठीक है, इसको लेंगे कॉस्ट माइनस पीवी ऑफ यूजीआरवी पे, ठीक है। सेल को लेंगे लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और पीवी ऑफ एलपी, लेकिन आज बात पूरी की पीवी ऑफ एलपी यूजिंग मार्केट रेट, यूजिंग मार्केट रेट। ये आज से पहले कभी जरूरत ही नहीं पड़ा था असल में, यूजिंग मार्केट रेट, ठीक है। जरा ये ब्रैकेट ऐसे होगी, माजरत, ठीक है। अब और इन्वेंट्री तो किस पे आया करती थी, कॉस्ट पे। अब जो बातें पता हैं वो तो लिख लो, सवाल में कॉस्ट गिवन थी, मैंने लिखी नहीं यहाँ पे, अगर आप कहें तो गुजारा चल ही रहा है, चल ला लें यहाँ से। कॉस्ट कितनी पड़ती है जी,
26, ठीक है, और फेयर वैल्यू है 30, ठीक है। अच्छा, अब 26 में से कितना माइनस कर दें, हमारे पास पीवी ऑफ यूजीआरवी क्या आ रही है, 0। तो यहाँ पे हमने जाकर लिखा 26 माइनस 0। आज वेस्ट इंडीज का मैच है, चन्ना खान गए हैं नवियाँ, आज ही है ना, मैसेज आया। अच्छा जी, यहाँ पे क्या आ गया जी, 26 कैसे 7 कैसे आ गया। नेट इन्वेस्टमेंट कितनी है, नेट इन्वेस्टमेंट ये कितनी है जी 30। कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट 26। अब रह गया ये बैलेंसिंग ना निकालो, रूल अप्लाई करो, रूल, ठीक है। तो एक नई वर्किंग ओपन हुई, वर्किंग थ्री में हमने निकालनी है आज सेल की फिगर। तो सेल को हमने बुक करना है फेयर वैल्यू सवाल में गिवन है कितनी, 30, और पीवी ऑफ एलपी, लेकिन यूजिंग मार्केट रेट। अब तो याद हो ही गई होगी ये बात, ये इतना एक्सेप्शनल केस था ना बेटा कि ये एक ही बार आया है आपके सामने, अब देख लो। तो इस वजह से इसको क्लास के दौरान करवाया नहीं था कि चलो यार किसी वक्त करा लेंगे, वो कोई वक्त आया ही नहीं, और यहाँ तक कि आखिरी दिन आ गया। आखिरी वक्त भी तौबा कर लें तो बेड़ा तो पार हो ही जाता है ना, ठीक है। अब इधर आओ जी, आप पीवी ऑफ एलपी निकालो यूजिंग मार्केट रेट, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ था। यहाँ पे मार्केट रेट असल में ना, आज तक जितने सवाल किए मार्केट रेट हायर होता था। तो मैन्युफैक्चरर डीलर का मिसिंग रेंटल भी चाहे इंप्लिसिट से निकला, उसने आगे यूज कौन सा करना होता था, मार्केट रेट। ऐसे सवाल भी किए थे हमने, मार्केट रेट यूज करता था तो पीवी ऑफ एलपी किस रेट से निकलती थी, मार्केट रेट से, वही उठाकर यहां पर कंपेयर करके वही लिख लेते थे। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि पीवी ऑफ एलपी निकली हुई है हमारे सवाल में इंप्लिसिट रेट से, क्योंकि वो हायर था। और आज स्टैंडर्ड की अंदर खाते वाली बात पता चली कि पीवी ऑफ एलपी जो यहां पर हमने लेनी होती है सेल बुक करते हुए, उसके अंदर हमने क्या लेना है, सेल तो भाई मार्केट प्राइस पे बुक होती है ना, सेल तो मार्केट प्राइस पे ही होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पे फिर मार्केट रेट लेना था। अब यही काम दोबारा करो, हाँ जी, 10 का किराया जमा 10 इंटू 1 माइनस 1 पॉइंट, मार्केट रेट कितना था 15%, 1.15 कितने किराए हैं, ये 2 हैं, डिवाइडेड बाय 0.15 प्लस और भी कुछ है, यस 7.14 इंटू 1.15 रेज टू पावर -3, ठीक है जी। तो ये जनाब आपकी पीवी ऑफ एलपी आ गई यूजिंग मार्केट रेट। अब बताओ क्या आता है, 30 एडा ओके हुए 30.95 कर लो बेशक, पर इनमें से लोअर क्या है, लोअर तो 30 ही है, यानी अन्ना करके भी उत्थे ही सी, ठीक है। पर असल में मसला क्या है, मसला ये है कि हम ये फिगर उठाते थे इत्तेफाक से ही उसके सेम है, ठीक है, लेकिन असूल देखना ज़रूरी था। बहरहाल सेल लोअर पे आ गई, और लोअर क्या है हमारे पास 30, ठीक है जी। अब एंट्री बराबर हो गई। अब अगली दोनों एंट्रीज करो, इस सवाल को अल्लाह हाफिज़ करो। अगली एंट्री क्या करोगे, अगली एंट्री क्या करोगे, 1 अप्रैल को ही पहला किराया भी आ गया, तो एंट्री बोलो जी क्या होगी, कैश डेबिट लीज रिसीवेबल क्रेडिट 10 रुपये से, और उसके बाद एडवांस वाला सवाल है, तो एंड पे खड़े होकर क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट इनकम बुक करनी पड़ेगी। एंट्री क्या है बोलो, इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, ठीक है। तो लेकिन 31 दिसंबर पे ईयर एंड हो रहा है हमारा, ठीक है। तो 31 दिसंबर ईयर एंड है, तो फिर यहाँ पर तो इंटरेस्ट इनकम पूरे साल की है, तो कोई नहीं, ये तो हमें पता ही है। तुम्हें क्या हो गया, 31 दिसंबर 2020, 31 दिसंबर 2020, शुक्र है जी। इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, तो टोटल 3.6 पूरे साल का था, हमारे पास तो 9/12 ही आएगा, बोलो 2.7, ठीक हो गया जी, सही है। चलो नोट फरमा लीजिए, मतलब पिक्चर ले लीजिए। अब नोट क्या फरमाना,
नोट फरमाने तो गल अगे निकल गई है। इस टाइम तुसी डिगन वाले होए पे हो। इसके साथ सवाल नंबर मैं लिख दूँ बस, पास पेपर 15 का पॉइंट नंबर 2, ठीक है। जिन्हें जाना है निकलो, कोई नहीं, खैर है। बस अब फाइनल अकाउंट का सवाल रह गया। मैं आधे पौने घंटे में क्लास एंड कर दूंगा, अपलोड हो जाएगी। टिकटा वाले सारे ही निकल रहे हैं, एक भी टिकटा वाला और भी बैठा है। तुम लेके ही जाओ, 10 बजे टिकट है तुम्हारी। अच्छा असल वसल छोड़ो फिर, मेरे हिसाब से तो सारा सामान हो गया पूरा, लेकिन भाई के कुछ सामान रह गए हैं, तो वो ज़रा भाई की चीज़ें पूरी कर। वो एक पॉइंट है, पूरा सवाल नहीं है। एवं मैं जेन बनाई बैठा सी। चलो फिर 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, पर डिस्कस ही करना है, मैं केड़ा सारा सवाल करना है। अब समझ आ गई है, ये ना करो। तुम्हें सारा सवाल कराना है, सारा कर देते जैसे कहोगे भाई। आज अब मैं तुम्हें नाराज करके थोड़े ही भेज सकता हूँ। सारा समय तुम लोग को इतना तंग किया मैंने, इतना मैंने डांटा है, इतना मैंने पीटा है, कूटा है। वो सोटी भी देखो बेचारी, तुम लोगों को जो दिखाने की रखी हुई थी। जी चन माई, बस बस ये 5 से 10 मिनट दे दो बस, ये आखिरी 5-10 मिनट है। पास पेपर 7 में वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लेकिन डिफरेंस ही है बस। वो पुराना सारा सवाल है, बस भाई का दिल है तो कर लेते हैं, लेकिन करना चाहिए। दोबारा पढ़ा था यार, जा ही नहीं रहा, इन्ना स्लो। ये भी कहता हुन मेरी बस से सवेरे 7 बजे तू मैनू ऑन किया सी। रोज़ का ही ड्रामा है, किन्ने के पूरा सैशन हो गया, ऑफ ही नहीं किया। हालांकि मैंने पीछे कुछ दिन पहले किया था इसको ऑफ। ये ठीक है जी, लाभ लें जी। पेज नंबर 684 पे जी ट्रेडिंग लिमिटेड है। इसमें आपको इस एडजस्टमेंट में मसला हो सकता है और इस एडजस्टमेंट में हो सकता है। इसमें कोई मसला नहीं है, बड़ी मज़े की एडजस्टमेंट थी। बाकी इसमें भी थोड़ा सा मसला हो सकता है, पर ज़बानी कर लेता हूँ ये बातें। आगे रह क्या गया? चलो हैं, पहली 2 में पहले कहता है वो, सबसे पहले ये देखो, सेलिंग एंड अच्छी एडजस्टमेंट है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में ट्रेड डिस्काउंट अलाउड पड़ा है, मतलब ट्रायल की डेबिट साइड पे पड़ा है, छुपा के रखा हुआ है तुमने, बदतमीज। इसमें क्या पड़ा हुआ है? 4 मिलियन का ट्रेड डिस्काउंट। वो तो हमने इसके वो नोट में जाना है, नोट्स बनाने थे, नोट्स नहीं बनाने तो कोई बात नहीं, सेल में से माइनस कर दो। तो यहाँ से डेबिट, यहाँ से क्रेडिट करना था, कितना? 4000। बोलो 4000 यहाँ से क्रेडिट होना था और यहाँ पे डेबिट। तो ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। एक ये एडजस्टमेंट थी। नंबर 2, अच्छा ये भी बड़ी अजीब सी एडजस्टमेंट। एनुअल लीज इंस्टॉलमेंट 5 मिलियन की जो 30 जून 14 पे ड्यू है, हम 30 जून 14 पे ही खड़े हैं, लेकिन वो पे और डेबिट हुई है लीज ऑब्लिगेशन में। वॉज पेड एंड डेबिटेड टू लीज ऑब्लिगेशन। लीज ऑब्लिगेशन ट्रायल में ये पड़ी हुई है। इसका मतलब 6890 में से 5 मिलियन माइनस होकर ये फिगर आ गई है। मतलब ये फिगर जो आई है, सॉरी, ये उसमें से माइनस होकर आई है जो थी पहले लीज ऑब्लिगेशन। लेकिन अब मसला क्या है? मसला ये है कि लीज इंस्टॉलमेंट पूरी की पूरी उसने लीज ऑब्लिगेशन में से माइनस कर दी है। हालांकि ऐसा तो नहीं होता, इंटरेस्ट अलग होता है और प्रिंसिपल अलग। वो कहते हैं इंटरेस्ट बुक नहीं हुआ। अब असल कहानी कुछ ऐसे थी, अगर मैं ज़बरदस्ती करके इसका स्केड्यूल बनाऊं तो ये कुछ ऐसी बात है कि बैलेंस जो है वो 6890 प्लस 5000 था, ऐसे ही है। लीज लायबिलिटी का कितना बनता है? 1189। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट लगना था एट द रेट ऑफ 12.6, सॉरी, एट द रेट ऑफ 12.6। कितना बनता है? 1498 इसमें इंटरेस्ट लगना चाहिए था। इधर लिखो 1498। प्रिंसिपल इसमें से होना चाहिए था 5000 में से कितना? 3502। तो फिर ये बैलेंस अब सही वाला बैलेंस शीट में ये जाना चाहिए, ठीक है। ये तो नहीं जाना चाहिए। अब ये उसने कहता है कि होना तो ये, हमें ये कहना है कि कैश पे किया हमने, उसकी एंट्री बनी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 1498, लीज लायबिलिटी डेबिट
3502 और कैश क्रेडिट 5000 ओरिजिनल। उसने क्या कर दिया, उसने क्या कर दिया, सारा ही लीज लायबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट। ये अच्छी एडजस्टमेंट थी इसलिए मैंने करवाई। समझ आई बात की भाई, समझ आई आपको ये बात, समझ आई, कीमती बात थी। अब रेक्टिफाइंग एंट्री कर लेना, ठीक है, कर दूं या कर लोगे, कर ली थी, ओके। अब आते हैं जी इससे भी ऊपर, अब 1 बाय 1 चले ना, बुलेट चल ही रहा हूँ तो सबसे मुश्किल सबसे ऊपर है, लेकिन वो सबसे आसान निकलेगा, 1 मिनट की बात है। कहता है एज पर मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स, मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स कहते हैं रफ रिकॉर्ड्स को, रफ कॉपी में लिख कर रखा हुआ है किसी थर्ड पार्टी ने अपनी कॉपी में, हमारी नहीं है, किसी की कॉपी में, रफ कॉपी में लिखा हुआ है। कहता है स्टॉक ZTL के स्टोर का, स्टॉक इन ZTL स्टोर ऑन रिटर्न बेसिस एज एट थी। कहता है किसी के रिकॉर्ड में लिखा हुआ है स्टॉक इन ZTL स्टोर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस एट 30 जून 14 अमाउंटिंग टू 30 मिलियन। अब किसी के रिकॉर्ड में और वो भी मेमोरेंडम में, ठीक है, हमारा तो स्टॉक नहीं है। कहता है इट ऑल्सो शोज प्रीवियस ईयर 30 जून पे ZL हैज सोल्ड गुड्स हेल्ड बाय इट ऑन सेल रिटर्न बेसिस। भाई पिछले साल की सेल थी, बुक होगी, कोई मसला नहीं, लेकिन मसला सिर्फ ये था, हाउएवर परचेज ऑफ दीज गुड्स वाज अकाउंटेड फॉर इन जुलाई 13 ऑन रिसीट ऑफ इनवॉइस। ये गलती है, ये परचेज भी पिछले साल की ही थी, लेकिन इनवॉइस आने पर इस साल बुक हुई है, तो इसको रिवर्स कर देंगे, यानी हम परचेजेस नज़र आ रहा है तो फिर मतलब पीरियोडिक सिस्टम वाली एंट्री करेंगे, हम एंट्री पास करेंगे, परचेजेस को उल्टा दो तो क्रेडिटर डेबिट परचेजेस क्रेडिट, ठीक है, सिर्फ ये एंट्री होनी थी। आई थिंक सो, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है सोल्यूशन में ये बात लिखी भी हुई है कि हमने इसको भी इग्नोर कर देना है, इसको भी, ये मेमोरेंडम है, रफ कॉपी में अगले ने लिखा हुआ है, और ये पिछले साल में सेल हो गई थी, कोई मसला नहीं है। हाँ, पिछले साल की परचेज को इस साल बुक किया तो इसको सही कर लो, तो आपने सिर्फ इस एडजस्टमेंट में से ये मामला निकालना। मेरे हिसाब से ये तो मुश्किल बात थी, पॉइंट 1 ज़्यादा आसान है। पॉइंट 1 क्या है सुनो, अब आपके लिए आसान है। एज पर स्टोर रिकॉर्ड्स क्लोजिंग इन्वेंट्री 30 जून पर 8500 थी। फिजिकल इन्वेंट्री जब 1 जुलाई को हमने स्टॉक टेक किया तो पता लगा है कि वैल्यू तो 1500 से कम है। हमने कहा ओहो, यानी 8500 में से 1500 तो गया, कम है तो मतलब लॉस्ट, तो इसकी एंट्री कर दिया आपने P&L। ये अब नॉर्मल लॉस होता है, शॉर्टेज इस तरह का एक्सपेक्टेड नहीं होता। P&L डेबिट और स्टॉक क्रेडिट कर दिया आपने 1500 से, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो कि इसकी एंट्री परचेजेस में करो ताकि परचेजेस भी सही हो जाएं और क्लोजिंग स्टॉक भी सेट हो जाए, सही है। बाकी भी इसमें कुछ पड़ा है, कुछ वैसे बाकी बच भी जाएगा, लेकिन इसमें से 860 जो है उसके बारे में कहता है कि इसकी ये ऑब्सोल्यूट हो गया, इसकी NRV 6 लाख है, तो 6 लाख है तो इसका मतलब 2,60,000 से इसको राइट डाउन कर लें, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट। और यहाँ पर भी अब देखो, यहाँ पर असल मसला पता है क्या है, ये पीरियोडिक सिस्टम चल रहा है, ये दोनों काम मैंने करने ज़रूर हैं, लेकिन इसकी तरतीब क्या है, P&L एबनॉर्मल लॉस की एंट्री करनी है। अब समझिएगा बात को, मेरा P&L बन रहा है, ठीक है, P&L के अंदर मेरी कॉस्ट ऑफ सेल चल रही है, कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर ओपनिंग आता है, परचेजेज आती हैं, क्लोजिंग आता है। एबनॉर्मल लॉस की एंट्री तो आपने करनी है, परचेजेज ट्रायल वाली उठाकर यहाँ पर लिख ली, इसकी तो आपने एंट्री करनी है, कितना था एबनॉर्मल लॉस शॉर्ट है 1500 की एंट्री आपने कर दी। यहाँ पर आप स्टॉक भी निकाल रहे हो, छोटी सी वर्किंग कर लो स्टॉक की, फिर उसकी डबल एंट्री करेंगे, वर्किंग जो भी है, क्लोजिंग स्टॉक जो आपको क्लोजिंग स्टॉक गिवन है वो क्लोजिंग स्टॉक कितना है जी, 8500, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है, फिजिकल काउंट से ये निकला है, मतलब ये आपका क्लोजिंग स्टॉक था। वो कहता है जब फिजिकली देखा जाकर तो इसमें से 1500 गायब था, तो उसकी डबल एंट्री होगी। अब नॉर्मल लॉस है, तब नॉर्मल लॉस की बचपन से सीखते आ रहे हो, उसकी डबल एंट्री होती है, चाहे पीरियोडिक सिस्टम हो चाहे परपेचुअल। फर्क ये होता है, पीरियोडिक सिस्टम है तो P&L डेबिट परचेजेस क्रेडिट करोगे, परपेचुअल होता तो P&L डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट करते, तो ये 1500 माइनस हो गया। और दूसरा इसका असर किस पे पड़ गया, ये स्टॉक भी तो कम हुआ, ठीक हो गया, सही है। अगली बात है, अब इसको आप बेशक मतलब वो कहता है कि इसमें नहीं पड़ा, वो कहता है फिजिकल काउंट में इसको माइनस ना कर देना, हमने तो फिजिकल काउंट करके इसकी डबल एंट्री करनी होती है, तो इसकी एंट्री आपके डबल एंट्री 2 दफा तो नहीं हो सकती ना, डबल एंट्री। अब नॉर्मल लॉस की एंट्री क्या है, P&L डेबिट परचेजेस क्रेडिट, तो P&L में
पीएनएल यहाँ पर होता है, जीपी के बाद यहाँ पर लेस किया अब नॉर्मल लॉस, ये तो ये एंट्री हुई है, ये 1500 से अब नॉर्मल लॉस डेबिट किसी भी खर्चे में डाल देना, सेलिंग एडमिन में जहाँ पे भी, ठीक है, ये डबल एंट्री हो गई। अब बाकी का क्या है, बाकी जो है अब वो ये 1500 क्या इस 8500 में पड़ा हुआ है, ये मेरा सवाल है, क्या ये 1500 8500 में पड़ा हुआ है? पड़ा होता तो वो ये कहता है शॉर्ट है। वो कह रहा है एज पर स्टोर रिकॉर्ड्स क्लोजिंग इन्वेंट्री 8500 है, लेकिन फिजिकली जब जाकर देखा तो क्या पता लगा 1500 से शॉर्ट है, ठीक है, एंट्री हो गई। गुड्स कॉस्टिंग 860, अब ये तो पड़ी हैं, ये ऑब्सोलीट हुई हैं, इनकी एंट्री क्या पड़ी, इसकी एंट्री क्या पड़ी, 860 वाली जो है इसको राइट डाउन करके 600 पे लाना है, इसकी एनआरवी का लॉस बुक करना है। अब क्योंकि पीरियोडिक सिस्टम है तो डबल एंट्री नहीं करनी, बल्कि ये 260 रुपये से आपने क्लोजिंग स्टॉक को क्या कर लेना है, कम कर लेना है। जब क्लोजिंग स्टॉक कम होगा तो लॉस खुद ब खुद चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब मैं ये आपको दिखा देता हूँ सोल्यूशन में ही, गांधी इधर बहुत मार दिया है, और तो कोई मसला नहीं था इसमें, बोलो। अच्छा, अब ये ऐसे पुराने ज़माने की एंट्रीज, जब से आपने ये पढ़ लिया ना अब IFRS 15, अब तो ये जदीद ज़माने की एंट्रीज आती हैं, सेल ऑन रिटर्न और ये और वो सारी बातें, ठीक है। लेकिन बहरहाल एक चीज़ है तो है, सवाल में तो है ना, किताब में सवाल भी है। सवाल नंबर कौन सा है? 6 है, 630 और मेरा 70 समथिंग चल रहा है। ये जी ट्रेडिंग नोट फॉर स्टूडेंट एडजस्टमेंट टू एज देयर इज नो इंडिकेशन ऑफ स्टॉक थर्ड पार्टी 3 मिलियन का, वो भी इज एक्सेप्टेड बाय अस, इसलिए हमारा स्टॉक नहीं है, इसको इग्नोर करो। और ये रिकॉर्डेड भी रफ कॉपी में, उनकी मेन रिकॉर्ड में नहीं है। सेल पिछले साल की थी और हो गई, इसलिए नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। परचेज 1600 की पिछले साल की इस साल में रिकॉर्ड हुई है तो रिवर्स कर दो। अब इसकी रिवर्सल कितनी थी, 1600, इसकी एंट्री देखना, मैं लब के देना वहाँ, कॉस्ट ऑफ सेल वर्किंग 1 में पड़ा है। हमारी एंट्री क्या थी, परचेजेस की, क्रेडिटर डेबिट परचेजेस क्रेडिट। तो ये देखो, ये परचेजेस कितनी थी, 1600 ही थी ना, ये परचेजेस क्रेडिट हो गई और बैलेंस शीट हम बना रहे हैं, बनानी नहीं है तो क्रेडिटर को डेबिट कर दिया होगा, सही है, पीएनएल ही बनाना है ना सिर्फ। अच्छा, उसके बाद आते हैं जी आपकी एडजस्टमेंट स्टॉक वाली की तरफ। एज पर रिकॉर्ड्स कितना है, रिकॉर्ड्स के तहत कितना है, तो भाई वो कह रहा है जब जाकर गिनती की, ओह 1500 तो गायब था। अब इस 1500 की एंट्री क्या किया आपने, इसकी एंट्री पीएनएल में डेबिट करनी है। ये कहाँ दिखाऊं, ये अदर एक्सपेंसेस एडजस्टमेंट 1, ये पीएनएल के अंदर डेबिट हो गया और परचेजेज में से ये क्रेडिट हो गया। लेकिन ना मसला ये है कि आपने डबल काम करना होता है, कॉस्ट ऑफ सेल तो भी आपने निकालनी है, क्लोजिंग स्टॉक उसने स्टॉक रिकॉर्ड्स के तहत बताया है, वो 8500 है, 8500 में से 1500 निकालना पड़ेगा क्योंकि ये तो है ही नहीं पड़ा हुआ, और 260 की डबल एंट्री नहीं करनी। वो अब नॉर्मल लॉस से डबल एंट्री की, स्टॉक से भी माइनस किया, लेकिन एनआरवी लॉस की डबल एंट्री नहीं होती, उसमें सिर्फ स्टॉक को माइनस करो, स्टॉक कम होगा। जब ये स्टॉक 86740 कम वाला स्टॉक, इसकी डबल एंट्री पड़ेगी। वो डबल एंट्री क्या पड़ेगी, बैलेंस शीट के अंदर क्लोजिंग स्टॉक करंट एसेट में स्टॉक डेबिट 6740 से, और ये कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट, तो ऑटोमेटिकली ये 260 से कम हुआ, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ गई, लॉस खुद ब खुद चार्ज हो गया, ठीक है। ये कहानी थी बस इस सवाल के अंदर, ठीक है। अच्छा, एक और सवाल भी है, अब वो खुद कर लेना, इंशाल्लाह मसला नहीं आएगा, आ भी जाता है तो जूम मीटिंग तो है ही। एक सवाल है, अल्लाह आपका भला करे, सेफ गार्ड के नाम से। ये रिवीजन प्लान में मैं देखूंगा, सर ना डाला हुआ तो मैं फिर नहीं डालूंगा, लेकिन आप इसको कर लीजिएगा, ये बड़ा अच्छा सवाल है, कर लेना, ये भूल ना जाना। ये फाइनल अकाउंट्स का सवाल है, फाइनल अकाउंट का सवाल है, और इसमें रेलेवेंट नोट्स भी बनाने हैं। बाकी तो इतना मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पर उसने IFRS 8 का नोट जो मिक्स किया है ना, वो परेशान करता है बच्चे को, ठीक है, सही है, सही है। बाकी मैं देखूंगा, अगर बहुत ही तंगी हुई तो मैं आपको पुराना लेक्चर लब के इसको मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, अब अर्ज ये है कि क्लास जैसी लइए तकरीबन मुका, ठीक है जी, और अभी यहाँ पर मैं फ़िलहाल इसको अनऑफिशियली एंड कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर खुदा ना खास्ता मुझे कोई ऐसी बात नज़र आ जाती है जिसमें मुझे लगता है कि आपको बताना ज़रूरी है, आईक्यू की तरफ से किसी चीज़ का क्वेश्चन का जवाब आ जाता है, या कोई नई चीज़, कोई ऐसी डेवलपमेंट हो जाती है, या मुझे नज़र आ जाता है कुछ, जैसे लीज़ का ये वाला काम रह गया था, या अब आज पौना घंटा वैसे ही इस पर ऊपर लग गया,
तो वो मैं फिर आपको अगले हफ्ते में रिकॉर्डिंग भिजवा दूंगा। बहरहाल आप लोगों ने अभी खुद ही देख लिया है, सारा पर्चा करके आपको आता सब है। आपको 2 से 3 दिन में इंशाल्लाह, मुझे अब कंफर्म नहीं है, रिवीजन प्लान मिल जाएगा। 2 से 3 दिन में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, उनको तो 2 से 3 दिन में मिलना ना, ठीक है। ये लेक्चर जो उनको कल कहीं जाके मिलना है, तो फिर ये जो रिवीजन प्लान है, इस रिवीजन प्लान को आपने फॉलो करना है स्ट्रिक्टली, और इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक कोशिश करनी है, रिवीजन प्लान में कुछ थ्योरेटिकल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी लिखे होते हैं। जब भी उस टॉपिक पे जाना है, उनको पहले एक बार रीड कर लेना, सिर्फ उन्हीं लर्निंग आउटकम्स को, और उसके बाद जो सवाल है उनको एक ही सिटिंग के अंदर कर लेना है आपने, ठीक है। उम्मीद बड़ी, अल्लाह ने चाहा तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्लास की, लेकिन अगर पड़ जाती है तो फिर 116 पार्ट F कर लेंगे। अच्छा चले, ठीक है। अच्छा, अब अगली बात यह है कि बेटा आखिरी महीने में मैं सारा सेशन ही बताता रहा, कोई अलग से टिप्स नहीं होती, ठीक है। लेकिन बहरहाल आखिरी महीने के अंदर आपने कोशिश करना है कि 13 से 14 घंटे इफ़ेक्टिवली पढ़ने के निकालें। तो आपको बस ये है कि 8 घंटे अच्छे हैं सोने के लिए, वो निकालें, नमाज खाने के लिए घंटा खेलने के लिए भी निकालें, कोई मसला नहीं है। आपके 10 घंटे भी अगर आप यूज़ कर नहीं रहे हैं पढ़ाई में, तो बाकी 14 घंटे फिर ऐसे होने चाहिए, प्रोडक्टिव टाइम अपना निकालें। किसी की रूटीन फॉलो नहीं करनी। फलां ने कहा था कि तहज्जुद के वक्त उठ के पढ़ोगे दिमाग तेज़ होता है, अब मुझे उस वक्त नहीं पढ़ा जाता मुझसे, तो मैं नहीं पढ़ सकूँगा, ठीक है। हाँ, अगर मेरी रूटीन है पहले से तो मैं उस वक्त पढ़ूँगा। कुछ लोग जो है वो रात सारी पढ़ के कंफर्टेबल होते हैं, कुछ सुबह नमाज के बाद नाश्ता वाश्ता करके बैठते हैं, कंफर्टेबल हैं, कुछ लोग 2-3 बजे उठकर पढ़ते हैं। हर कोई अपनी रूटीन के हिसाब से। अगर आप लोगों को यहाँ पर हॉस्टल में मसले मसाइल हैं और घर पे सहूलत है, एक कमरा मिल सकता है, तो घरों में जाकर तैयारी करें। और अगर यहाँ पर आपने पढ़ना है तो फिर कोशिश करें कि आप लाइब्रेरी का यूज़ करें, कम से कम डिस्टर्बेंस हो, आपको सोने का टाइम वो रखें जिसमें सब सोते हों फ्लैट पे। आपने इस महीने के अंदर कोशिश करनी है सारे पेपर्स को बराबर टाइम देना है, बस रिवीजन प्लान को फॉलो करना है, और आपको इंशाल्लाह नज़र आएगा सब कुछ आपको आता है। पेपर के लिए भाई एक तो रात में नींद ज़रूर लेके जाना। अकाउंटिंग के पर्चे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो रात की नींद है। आपने एक दिन पहले कुछ भी नहीं ऐसा पढ़ लेना कि जो उस दिन आपको काम देगा। सारा सेशन आपने सब कुछ किया है, तो 6-7 घंटे लाजमी सो के जाना है पर्चे से पहले, नाश्ता वाश्ता करके जाना, टाइम से पहुंच जाना प्लीज़, कैलकुलेटर वगैरह चेक करके जाना। बॉल पॉइंट्स पेपर में वही यूज़ करना है जो पूरी प्रेप लीव में आपके हाथों में चले। 8-10 बॉल पॉइंट लेके अपने कमरे में छोड़ दो अगर अकेले रहते हो तो, नहीं तो बैग में रख लो, और फिर वो मुख्तलिफ पेन्स यूज़ होते रहें, तो वही चलते हुए पेन्स ही आपके पेपर में जाए, ठीक है। और पेपर के 3 घंटे 15 मिनट को कैसे आपने यूज़ करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट। देखें, पूरे 4.5 महीने हमने मिलकर पढ़ा, अब 1 महीना आपने भी टिका कर लगाना है, और ये सारा कुछ उस 3 घंटे 15 मिनट के अंदर उसका निचोड़ निकलना है। तो वहाँ की परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नफल पढ़ के अल्लाह से मांग के जाना, ठीक है। अल्लाह की तरफ से सीध मत्थे लग जाए तो फिर काम पार है, लेकिन आपने 3 घंटे 15 मिनट में करना क्या है स्ट्रेटजी के हिसाब से, तो मैं अपनी सजेस्टेड स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। आप इससे बेहतर कोई समझ सकते हैं तो बेशक करें। मेरी सजेशन ये है कि सबसे पहले पेपर आते ही आपने उसको सिर्फ उसकी रिक्वायरमेंट्स को रीड करना है। रिक्वायरमेंट्स रीड करने से आपको ये पता लग जाता है कौन कौन सा टॉपिक आया हुआ है, वो हार्ड डिस्क से उठाकर रैम में चीज़ें ले आते हैं, आप दिमाग में आ जाती हैं। उसके बाद फिर आपने सारा पेपर नहीं पढ़ना, क्योंकि सारा पेपर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। सारा पेपर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होना। आपने सबसे पहले MCQs को पकड़ना है। MCQs में यह है कि पेन से नुक्ता भी लग जाए तो पता लग जाएगा ये रिक्वायरमेंट सही है, कैलकुलेशन करो। हो सकता है 5-7 मिनट में, 10 मिनट में मैक्सिमम आपके MCQs हो जाए, 5-6 मिनट फिर बच गए। अब कोई शॉर्ट क्वेश्चन में से छोटा सा सवाल पकड़ो, ऐसा सवाल पकड़ो जिसको 2-3-4 बार पढ़ने से प्लान हो जाए, सारा अंडरलाइन कर लो और दिमाग में उसका सोल्यूशन तैयार हो। जैसे ही पेपर मिले, नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 MCQs, ठक 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 जवाब, कोई एक आधा रहता है तो उसकी जगह छोड़ दी। क्वेश्चन नंबर 2 वो शॉर्ट क्वेश्चन तैयार था, यानी आपने इफेक्टिवली पहले 15 से 20 मिनट में तकरीबन 15 से 20 नंबर पकड़ लिए। इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपकी बेल्ट में नंबर आ जाएंगे ना, बेल्ट, ठीक है, क्या ये हो गया है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने आसान से मुश्किल की तरफ जाना है, आसान सवालों को कोशिश करनी है पहले करते जाना है, कहीं पे रुकना नहीं है।
कोई बहुत फंस जाए फिगर तो वहाँ पर असम्पशन लेके आगे चले जाना। 85-90 तक सवाल पर्चा अटैम्प्ट हो जाए तो पर्चा पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। बाकी मेहनत आपने काफ़ी की है, बस अब इसको लेट गो नहीं करना, मेहनत को करते रहना, और पेपर में जब तक वो पेपर ले ना ले आप लोगों ने फाइट करते रहना, ठीक है। और बाकी आपके लिए बहुत बहुत दुआएं हैं, और कमी कोताही ज़रूर माफ़ कीजिएगा। हाँ, मेरी तरफ से कमी कोताही कोई हुई तो मैं नहीं माफ़ करूँगा, अगले हफ्ते में मैं फिर आ जाऊँगा, ठीक है। बाकी फ़िज़िकल वाले बच्चों को मैं ज़ूम मीटिंग का अपना लिंक भेजूँगा, तो आप लोग भी तशरीफ़ ले आया करिएगा। लेकिन प्लीज़ ऑनलाइन वाले बच्चे बहुत अच्छे, बहुत तमीज़दार, सुलझे हुए हैं। आप लोग भी ऐसे ही हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें कहीं मीटिंग में शोखे ना हो जाना। तो आना तमीज़ से अपने सवालों का जवाब लेने के लिए, बेशक आना। हर वीक में मैं ज़ूम मीटिंग करूँगा, आप लोगों को भी बुलाऊँगा। कोई मसला आ जाता है, कोई परेशानी होती है, तो आप वीकली मीटिंग, टाइम आगे पीछे हो सकता है, आप जमात में निकल जाना है, लेकिन हफ्ते में एक बार मिलते ज़रूर रहेंगे, ठीक है जी। फिर अब इजाज़त दें मुझे, ठीक है। दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अगर ज़िंदगी रही तो आपकी मिठाई के साथ मुलाकात होगी। आप तो आखिरी परिचय वाले हैं, ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।